हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर से 5 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एंड प्लीज डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट्स बिलो। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज रिलेटेड टू वल्चर टॉक्सिक ड्रग्स। आपको 3 ड्रग्स का नाम दिया गया है, डिक्लोफेनाक, असिलोफेनाक और कीटोप्रोफेन। आपसे पूछा गया है कौन से ड्रग्स टॉक्सिक या डेंजरस है फॉर वल्चर। Now, all of these are NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. एंड डिक्लोफेनाक हमें पता है 2006 से इंडिया में बैंड है क्योंकि ये वल्चर्स में किडनी फेलियर एंड इवन डेथ भी कॉज करता है। डिक्लोफेनाक या एज अ ड्रग बिकॉज इट्स अ पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक, इट वॉज यूज इन एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल्स बीमार होते हैं उनमें डिक्लोफेनाक बहुत कॉमनली यूज होता था। एंड इन केस दैट एनिमल हैपेंड टू डाई विद डिक्लोफेनाक इन इट्स सिस्टम, तो वल्चर्स उन पे जब फीड करती थी तो वल्चर्स के जो नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होने शुरू हो गए। सो मच सो ऐसा माना जाता है कि 99% ऑफ वल्चर्स के नंबर में ड्रॉप देखा गया, विच इज़ अ बिग बिग नंबर, ऑल एट्रीब्यूटेड टू दिस डिक्लोफेनाक ड्रग। क्योंकि जब वल्चर्स एनिमल कैरिकेसेस, जो एनिमल की डेड बॉडीज थी, विद डिक्लोफेनाक इन इट उसको कंज्यूम करती थी तो उनके किडनीज को इफेक्ट पड़ता था, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता था जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट हो जाता था। एंड इट यूज टू लीड टू ऑर्गन फेलियर, ड्रूपिंग ऑफ नेक, है ना। तो इस वजह से वल्चर्स इवेंचुअली वर डाइंग इन गुड नंबर्स। तो इस वजह से 2006 में डिक्लोफेनाक को बैन कर दिया गया। अब रिसेंटली असिलोफेनाक को भी बैन करने की बात आ रही है क्योंकि ये रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाता है टू डिक्लोफेनाक इन द बॉडी ऑफ वाटर बफलोज एंड काउस। कैटल की बॉडी में ये काफी ज्यादा रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाता है। कीटोप्रोफिन भी एक ऐसा नसेड है जो कि वल्चर्स के लिए टॉक्सिक है, स्पेशली वल्चर्स जो कि जिप्स स्पीशीज की हैं और इंडिया में बहुत सारी हैं। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में जो कीटोप्रोफिन है वो बैंड भी है। तो इनफैक्ट वल्चर टॉक्सिक ड्रग्स में ये तीनों ही हमारा आंसर होगा, ना केवल सिर्फ डिक्लोफेनाक। तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आईकार के अंडर आता है, उसने बेसिकली बोला है कि इसको बैन किया जाना चाहिए असिलोफेनाक को, क्योंकि मेटाबोलाइज हो जाता है इनटू डिक्लोफेनाक इन द बॉडी ऑफ वाटर बफलोज एंड काउस। So it is a threat to vulture population like diclofenac, which was banned in India in 2006. अब कीटोप्रोफिन भी जिप्स वल्चर्स को इट कैन किल देम बिकॉज इट लीड्स टू इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल्स, जिसको हाइपर यूरिसीमिया भी कहते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, यूरिसीमिया यहाँ पे यूरिक एसिड होगा और मिया होता है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में अगर इंक्रीज हो रहा है तो पीछे मिया वर्ड लिखा होगा। तो एलिवेटेड यूरिक एसिड लेवल्स इन ब्लड, किडनी फेलियर एंड डेथ। सिर्फ एक नसेड है जो सेफ माना जाता है फॉर वल्चर्स, तो इसीलिए उसका वेटनरी यूज शुड बी प्रमोटेड एंड दैट इज मिलॉक्सीकैम। तो ये भी आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट ऑफ 2022। ये पहली रिपोर्ट है और ब्रेक थ्रू एजेंडा ये था कि कंट्रीज जो हैं वो प्रमोट करेंगी कुछ ऐसी क्लीन टेक्नोलॉजीज को ताकि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर राइज लिमिट कर पाए बाय 2100। ठीक है, उसी के तहत ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट है, ये निकाली गई है बाय IEA, इरीना एंड UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन। और ये 5 सेक्टर्स में जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं इन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, उन सेक्टर्स में कितनी प्रोग्रेस हुई है इन रिड्यूसिंग इमिशंस उस पर बात करेगी, उसको असेस करेगी। वो सेक्टर्स कौन से हैं? पावर, हाइड्रोजन, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील एंड एग्रीकल्चर। ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट निकाली है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और UN क्लाइमेट चेंज HLCs ने मिलकर। ये एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो कि बताती है कि क्या क्या एक्शंस चाहिए अगर हमें क्लीन एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी कमिटमेंट्स बाय गवर्नमेंट में डिलीवर करना है। तो ये 5 सेक्टर्स में जो है क्या एक्शंस लेने चाहिए और क्या प्रोग्रेस हुई है उस पर बात करती है। अब ये जो रिपोर्ट है ना, इट वाज रिक्वेस्टेड बाय वर्ल्ड लीडर्स एट COP26 और इसकी जो फाइंडिंग्स है वो डेफिनेटली COP27 जो कि इजिप्ट में होना है में हेल्प करेंगी।
ब्रेकथ्रू एजेंडा करंटली कवर्स 2/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, जिसमें 45 वर्ल्ड लीडर्स आते हैं और G7 आता है जिसमें इंडिया और चाइना विच आर सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट इमिटर्स ऑफ द वर्ल्ड. थर्ड बेसिकली चाइना नंबर 1 पे है अभी और इंडिया थर्ड पे है, तो फर्स्ट एंड थर्ड. पर कैपिटा में यूएसए नंबर 1 पे आ जाता है, राइट. इट ऑल्सो शोज दैट इंटरनेशनल कोऑपरेशन में ना इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमें और ज्यादा इंक्रीज करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन में अगर हमें जो हमारी पेरिस एग्रीमेंट की कमिटमेंट है ऑफ लिमिटिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस एंड इवन अ मोर एम्बिशियस कमिटमेंट ऑफ लिमिटिंग द इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस को मीट करना है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी. थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लाइवस्टॉक एमिशंस. तो आपको बताना है कौन से सोर्सेज आर करेक्टली मैच्ड. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम यूरिया, दैट इज करेक्ट. नाइट्रस ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लाइवस्टॉक डंग एंड यूरिन, ठीक है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन रहता है काउ डंग और यूरिन में, ठीक है. So we have nitrous oxide is produced from there and methane is used from produced from belching, जो कि ruminants में होती है, cows में होती है, even from farting. तो मीथेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है लाइवस्टॉक से, राइट. तो लाइक आई सेड कि मेजरली हमारे पास ये कॉजेज है ग्रीन हाउस गैसेस के फ्रॉम लाइवस्टॉक एमिशंस, और काउ फ्लैचुलेंस भी बहुत बड़ा कॉज है. इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि बेल्चिंग से ज़्यादा फ्लैचुलेंस जो है वो मीथेन को प्रोड्यूस करता है. अब आपको बताया कि जो मीथेन है उसकी ड्यूरेशन कम है, लेकिन वो एक काफ़ी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उसका काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का हम 1 लेते हैं तो उस हिसाब से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का ही जो GWP है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट. इनफैक्ट 20-year पीरियड में हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे पास मीथेन है उसका 80 टाइम्स मोर है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग लाइफ इनिशिएटिव. अब लाइफ इनिशिएटिव जो है, अगर आप इसकी पहली स्टेटमेंट देखो, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है. पहले तो ये चीज़ नोट करने वाली है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है. पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय UNEP ड्यूरिंग COP26 इन ग्लासगो इन 2021. अब ये सब कुछ सही है कि COP26 में इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि ग्लासगो में हुई थी इन 2021, लेकिन UNEP ने किया था नहीं, इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है. इंडिया ने आइडिया रखा था दुनिया में और फॉर्मली इंडिया ने लॉन्च अभी प्राइम मिनिस्टर ने इन जून-जुलाई में लॉन्च किया है, ठीक है. और लाइफ इनिशिएटिव जो है दैट फोकसेस ऑन सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, वो यूज एंड रीयूज पे फोकस करते हैं रादर देन यूज एंड डिस्पोज, एंड दे वांट इट, दिस इनिशिएटिव वांट्स टू क्रिएट अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको प्रो प्लैनेट पीपल या P3 कहा जाएगा, जो बेसिकली इस इनिशिएटिव को यूज एंड डिस्पोज को जो शन करेंगे एंड यूज रीयूज और रीसाइकिल को जिस पे वो फोकस करेंगे, दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी ओनली. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है. तो लाइक आई सेड जो लाइफ है, ठीक है, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या इंडिया ने COP26 में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन फॉर्मली लॉन्च अभी इसी साल हुआ है 2022 में, और इंडिया ने किया था. ये इंडिया का आइडिया था, ना कि UNEP का. और ये ना बेसिकली ये कहते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, उससे हम अगर आगे बढ़े तो हम दुनिया भर की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और प्लैनेट को हम एक तरह से मोर सस्टेनेबल वे में यूज कर सकते हैं. वी कैन मूव टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट बोरोज फ्रॉम द पास्ट, ऑपरेट्स इन द प्रेजेंट एंड फोकसेस ऑन द फ्यूचर. द आइडिया इज इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजम्पशन नहीं करना है, रादर माइंडफुल एंड डिलिबरेट यूटिलाइजेशन करना है. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, circular economy are the principles of this life initiative, right? And then finally the last question, ये The Hindu में एक आर्टिकल आया था, it was regarding India's first fully solar village. तो इंडिया में गुजरात में है ये, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, it is in Modera in गुजरात, ठीक है. तो यहाँ पे 1300 rooftop panels have been installed and it has been very beneficial for the poor people, ठीक है. अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो महंगी पड़ती थी, अब दे कैन यूज इट. तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो एक्सेस एनर्जी है उसको जो रेजिडेंट्स नहीं यूज करे वो उसको अपने पर्पसेस के लिए यूज कर लेती है. तो इट इज अ विन विन फॉर एवरीवन, राइट. सो दिस वाज रिगार्डिंग प्रीमिक्स फॉर टुडे. आई थिंक बहुत ही सिंपल था. अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम.
राइट। एंड लास्टली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है एंड प्रीलिम्स मेंटरशिप भी आप ले सकते हैं। इनफैक्ट इस पर 33% डिस्काउंट चल रहा है 30 नवंबर 2022 तक। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम जो है उसमें आपको 2 तरह की मेंटरशिप मिलेगी। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अभी वो दे जस्ट नीड सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस। तो स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप में आपको एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से गाइडेंस मिलेगी, वो आपको आपका टाइम टेबल, आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो सब कुछ पे गाइड कर सकते हैं। और एकेडमिक में आप अपने एकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हो। तो इट्स लाइक अ मेंटरशिप प्रोग्राम दैट यू हैव मेंटर्स एट योर at your own pace, you can study and you have mentors with you। ठीक है, तो एक वो वाला प्रोग्राम है। इसके साथ आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज में हमारे पास 30 टेस्ट हैं जो कि हमारे पास फंडामेंटल, एडवांस्ड और एफएलटीज में डिवाइडेड है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज अभी अगर आप इस साल पहली बार भी प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज वाला प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि पहले स्टैटिक कंपोनेंट कवर होगा इन फंडामेंटल टेस्ट। ठीक है, उसमें आपसे सिर्फ जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड देन एडवांस टेस्ट में आपसे करंट अफेयर्स भी अलग से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप अपनी प्रेपरेशन को इन्हांस कर सकते हैं। और एफएलटीज तो एकदम ही एग्जाम को रेप्लिकेट करते हैं, तो वो तो एंड में करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप ये टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स मेंटरशिप भी दोनों इकट्ठे ले सकते हैं। इनफैक्ट सारे जितने भी कोर्सेज हैं 33% ऑफ है। प्रीलिम्स 2023 आप कोड यूज कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें 1800 890 3043 पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।